पिछले पार्ट में आपने देखा कि बूढ़े बाबा कैसे स्टेशन से गायब हो जाते हैं और युग अपने रास्ते पर चल पड़ता है। अब युग ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ रहा था। स्नोई नदी से पहले एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। अब युग उस जंगल में घुस चुका था। वहाँ पर उसे उसके बचपन का दोस्त अभिमन्यु मिल जाता है, जो अब बड़ा हो चुका था और भूतों को पकड़ने में भी माहिर था। दोनों साथ मिलकर ग्रेवयार्ड कोठी पहुँचते हैं और कैसे अंदर घुसते हैं, आइए सुनते हैं अगला पार्ट। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाज़ा करीब 10 फुट ऊंचा था। युग और अभिमन्यु दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं। तब अभिमन्यु देखता है दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिस पर जंग लगा हुआ था। अभिमन्यु ताले को हाथ लगाते हुए कहता है, अरे इस पर तो ताला लगा हुआ है, तेरे पास ताले की चाबी है क्या? युग अपना बैग टटोलने लग जाता है और कहता है, रखी तो थी यार, इसकी चाबी मेरे पास कहाँ गई? हाँ ये रही। युग अपने बैग से बड़ी सी ताले की चाबी निकालता है और जल्दी जल्दी ताला खोलने लग जाता है। एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ। युग हैरानी के साथ कहता है, तूने आवाज़ सुनी? अभिमन्यु पूछता है, कैसी आवाज़? युग बताता है, औरत की आवाज़। अभिमन्यु कहता है, लगता है तेरे कान बज रहे हैं। अभी तो मुझे कह रहा था मैं कहानी सुना रहा हूँ, अब तू क्या कह रहा है? चल जल्दी कर, ओपन कर कोठी, मैं भी तो देखूं इसमें क्या क्या राज बंद हैं। युग चाबी को ताले के अंदर डाल देता है। जैसे ही चाबी को ताले के अंदर डालता है, आसमान में तेज़ बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज़ चमक रही थी कि ऐसा लग रहा था आधी रात में उजाला हो गया हो। युग चाबी को ताले के अंदर घुमाने लग जाता है, पर जंग लगी होने के कारण चाबी घूम नहीं रही थी। रुक जा, अभी घुमाते हैं, कहता है। अरे ये क्या, खुल क्यों नहीं रहा? खुल जा खुल जा खुल जा, खुल भी जा। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, क्या हुआ? युग कहता है, अरे यार चाबी अंदर ही टूट गई। अभिमन्यु कहता है, क्या कहा? चाबी टूट गई? पर कैसे? युग कहता है, यार इतनी पुरानी चाबी है, ऊपर से जंग लगा हुआ है, तो टूटेगी नहीं। अभिमन्यु अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, अब क्या करें? युग कुछ कहता उससे पहले ही एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, ताला तोड़ दे, ताला तोड़। युग कहता है, अच्छा आइडिया है, पर तू लड़की की आवाज़ में क्यों बोल रहा है? अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मैंने क्या कहा? मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ। अभिमन्यु इस बात पर ध्यान नहीं देता और पास में ही ज़मीन पर रखा बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसकी मदद से दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने में लग जाता है। 3 बार पत्थर से ताले पर वार करने से ही ताला टूट जाता है। जैसे ही ताला टूट जाता है, औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। युग कुंडी खोल के दरवाजे को अपने हाथों से धक्का देने लग जाता है, पर दरवाज़ा इतना भारी था कि अकेले से धक्का नहीं दिया जा रहा था, इसलिए अभिमन्यु भी उसकी मदद करने लग जाता है। अभिमन्यु और युग अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। दरवाज़ा खुलते ही औरत के फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। युग डरते हुए कहता है, कौन हो? कौन है? कोठी के अंदर से औरत की आवाज़ सुनाई देती है, यक्षिणी तेरी मौत। युग डरते हुए कहता है, कौन? फिर युग अभिमन्यु से कहता है, यार तूने आवाज़ सुनी? अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, कैसी आवाज़? युग कहता है, लड़की की आवाज़। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, यार ये तूने क्या जब से लड़की की आवाज़ लगा के रखा है? जब से यहाँ पर आया हूँ कह रहा है लड़की की आवाज़। किस लड़की की आवाज़ की बात कर रहा है तू? युग कहता है, यार पता नहीं, पर सच में 2-3 बार लड़की की आवाज़ सुनी। अभिमन्यु कहता है, लगता है तेरा कान कुछ ज़्यादा ही बज रहा है। ये बता, तू रास्ते भर में कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनते हुए आया है ना? हाँ, ये बात तुझे कैसे पता? अभिमन्यु कहता है, यार तभी तो तुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। होता क्या है ना, जब भी हम 3-4 घंटे लगातार गाने सुनते हैं तो उनके बोल हमें याद रह जाते हैं और वही बोल हमारे कानों में गूंजने लग जाते हैं। युग जवाब देता है, हाँ, पर युग कुछ बोलता उससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, परवर छोड़, कब से कह रहा है ग्रेवयार्ड कोठी जाना है और अब ताला खोला है तो बाहर खड़ा हुआ है। कोई शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रहा है क्या? क्या यार, फिर किसका इंतज़ार कर रहा है? कोई आएगा तेरा गृह प्रवेश करवाएगा?
युग अभिमन्यु की बातों का जवाब नहीं देता और कोठी के अंदर घुस जाता है। कोठी के अंदर लाइट नहीं थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु कोठी के अंदर घुसते हुए कहता है, यार यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंधेर नगरी में आ गए हों। युग अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर देता है। अपना बचपन कोठी में गुजारने के कारण युग को पता था कि लाइट का स्विच कहाँ पर है। कुछ ही देर में युग को लाइट का स्विच मिल जाता है और वो जैसे ही स्विच दबाता है, कोठी के अंदर चारों तरफ उजाला हो जाता है। कोठी रोशनी से जगमगा उठती है। तभी हैलोजन के बल्ब देखते हुए कहता है, यार तूने एक चीज़ नोटिस की? युग हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी चीज़? अभिमन्यु कहता है, यार ये कोठी 13 सालों से बंद थी, पर तू खुद देख, लाइट का कनेक्शन अभी तक काम कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? युग कुछ सोचते हुए कहता है, हो सकता है लाइट का कनेक्शन बिजली विभाग वालों ने काटा ही ना हो। और वो क्यों? युग कहता है, क्योंकि उनके मन में भी यक्षिणी का खौफ होगा और वो यहाँ पर आने से डरते होंगे, इसलिए उन्होंने लाइट का कनेक्शन काटा ही नहीं होगा। अभिमन्यु युग की बातों को कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको युग की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी। युग कोठी को देखने लग जाता है। हर जगह धूल ही धूल थी। मकड़ी ने कई सारे जाले बनाए हुए थे। कोठी के अंदर 2 बड़े बड़े गुंबद बने हुए थे जो कोठी की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। कोठी की सीढ़ियाँ संगमरमर से बनी हुई थी। कोठी की दीवारों पर कई आकृतियाँ बनी हुई थी, जिसकी सजावट के लिए तलवार, लकड़ी, रस्सी, कुल्हाड़ी, अलग अलग तरह की चीज़ें टंगी हुई थी जो काफ़ी पुरानी थी। चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था इन पुरानी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई थी। युग अभिमन्यु के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता और वो गौर से अपनी कोठी का कोना कोना देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोठी को देखकर उसके बचपन की यादें ताज़ा हो गई हों। वो अपने बचपन की यादों में खो जाता है। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, यार इस कोठी की बिना बड़ी किस्मत बेकार है। 1-2 हफ्ते बाद तू तो अपने वेकेशन ख़त्म करके यहाँ से चला जाएगा और फिर इतनी प्यारी कोठी फिर से बंद हो जाएगी। युग कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा? अभिमन्यु फटाक से कहता है, अरे अपने शहर बेंगलुरु, जहाँ पर तू रहता है। और कहाँ पर जाएगा? तू यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ ही तो बिताने आया है ना। शहर से मन भर गया होगा। युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, मैंने बेंगलोर छोड़ दिया है और अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, हमेशा यहीं पर रहूँगा। अभिमन्यु अपनी आंखें फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? बेंगलोर छोड़ दिया है तूने? पर क्यों? तू तो बेंगलोर में सेटल हो गया था ना। अंकल जी के शांत हो जाने के बाद 13 सालों से वहीं पर रह रहा है तू। और अब ऐसा क्या हो गया कि तू अपना सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव आ गया? तुझे पता है ना, गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी बहुत अलग होती है। और ये बंगला मुड़ा है, यहाँ पर नेसेसरी चीज़ भी मुश्किल से मिलती है। युग कहता है, हाँ पता है, पर मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अब मैं हमेशा यहीं पर ही रहूँगा। अभिमन्यु पूछता है, पर क्यों? आखिर शहर में तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तू अपना सब कुछ छोड़कर गांव में रहने आ गया? युग कहता है, यार अभिमन्यु देख, अभी ना मेरा तुझे कुछ भी बताने का बिल्कुल मूड नहीं है। मेरा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। लंबा सफ़र करने के कारण नींद भी बहुत आ रही थी, इसलिए सोने दे, मैं तुझे सुबह सब कुछ बताता हूँ। अभिमन्यु युग की हालत समझ जाता है और उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, हाँ चल ठीक है, पर तू सोएगा कहाँ पर? कोठी में सब जगह तो धूल ही धूल जमी है, इतनी धूल पर सोएगा क्या? अभिमन्यु डाइनिंग टेबल पर फूंक मारता है। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, लगता है कल सुबह उठते ही सबसे पहले सफाई करनी पड़ेगी। खैर, रात गुजारने के लिए मेरे बैग में 2 ब्लैंकेट रखे हुए हैं, एक तू ले और एक मैं ले लेता हूँ, वही बिछा कर सो जाएंगे, सुबह कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अभिमन्यु कहता है, हाँ ठीक है। युग अपने बैग में से 2 ब्लैंकेट निकालता है। अब दोनों वहीं बिछाकर उस पर सो जाते हैं। सुबह हो गई थी, सुबह के 7 बज रहे थे। अभिमन्यु अभी तक सो रहा था, तभी मुर्गे की बांग देने की आवाज़ सुनाई देती है और अभिमन्यु की नींद खुल जाती है। अभिमन्यु उबासी देते हुए अपनी आंखें खोलता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वो देखता है कि उसके बगल में युग नहीं सो रहा है। अभिमन्यु कोठी में ढूंढने लग जाता है और आवाज़ लगाते हुए कहता है, युग, ओ युग, कहाँ पर है तू? अभिमन्यु को बार बार आवाज़ लगाया जा रहा था पर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। अभिमन्यु ने युग को सारे कमरों में ढूंढ लिया था पर वो कहीं भी उसे नहीं मिल रहा था। अभिमन्यु परेशान हो गया
अभिमन्यु को ढूंढते ढूंढते संगमरमर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लग जाता है। जो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि सीढ़ियों के जस्ट ऊपर एक बड़ी सी खिड़की थी जहाँ पर युग खड़ा हुआ था। अभिमन्यु युग से कहता है, युग तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं कब से तुझे आवाज़ लगा रहा हूँ, तू कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। युग अभी भी अभिमन्यु के सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। वो बड़ी गंभीरता के साथ खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी चीज़ में खोया हुआ हो। अभिमन्यु युग को हिलाते हुए कहता है, युग, ओ युग, तू ठीक है ना? कहाँ पर खो गया? अभिमन्यु के हिलाने से युग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है और कहता है, अरे अभिमन्यु, तू उठ गया? अभिमन्यु कहता है, हाँ मैं उठ तो गया, पर तू यहाँ पर क्या कर रहा है और कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा था? युग खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहता है, वो देख। जब अभिमन्यु खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर का मनमोहक नज़ारा देखकर खुश हो जाता है। कोठी की खिड़की से किश्नोई नदी साफ नज़र आ रही थी जो शांति के साथ बहे जा रही थी। साथ में काला घाटी का जंगल भी नज़र आ रहा था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। नदी काफ़ी चौड़ी थी जो पूरी नज़र नहीं आ रही थी। युग खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, तुझे पता है बचपन में पापा इसी खिड़की के पास कुर्सी लगाकर बैठा करते थे और घंटों बाहर झांकते रहते थे। माँ के कहने पर भी पापा नहीं उठते थे और जब माँ पूछती थी बाहर क्या देख रहे हो तो पापा मजाक में कहते थे, तुम्हारी सोतन देख रहा हूँ। कब वो नदी के पास आए और कब मुझे इशारा करके बुलाए, फिर कब मैं उसके पास चला जाऊँ। इसी बात पर पापा मम्मी की प्यार भरी नोक-झोंक होती थी। ये बात कहते कहते युग की आंखों में आंसू आ गए। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अभिमन्यु, तुझे पता है जब खुशी के पल यादों में तब्दील हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है वो खुशी के पल कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे, तो वही खुशी के पल हमें सबसे ज़्यादा दर्दनाक लगते हैं। अभिमन्यु युग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यार युग, संभाल अपने आप को। मैं समझता हूँ तेरा दर्द, पर बीती बातों को याद करके उस पर आंसू बहाने का कोई मतलब ही नहीं। भूल जा पुरानी यादों को और एक नई उम्मीद के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जा, समझा? युग कहता है, आगे ही तो बढ़ रहा हूँ, पिछले 13 सालों से, वो भी अकेला। अभिमन्यु कहता है, यार तू क्यों सोचता है तू अकेला है? मैं हूँ ना तेरे साथ, और दोस्त भी तो परिवार के सदस्य की तरह होता है ना। बात को ख़त्म करके युग को दिलासा देता है। कुछ समय बाद चांदनी रात थी और युग नदी के किनारे एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। छोटी छोटी लहरें बार बार दोनों के पैरों को स्पर्श कर रही थी। युग का चेहरा साफ दिख रहा था पर लड़की का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। उस लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपना सर युग के कंधों पर रखा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आपके सामने हाजिर हो गए। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।